हेलो स्टूडेंट्स। नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमने जो लास्ट वीडियो हमारा डाला था उसमें हमने इन सर्विस एजुकेशन टॉपिक के बारे में बात की थी। इन सर्विस एजुकेशन में हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, क्या पर्पज़ होते हैं इन सर्विस एजुकेशन के वो पढ़े थे हमने। और हमने ये समझा था कि इन सर्विस एजुकेशन का मतलब है कि जब कोई एम्प्लॉय सर्विस में रहते हुए अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहता है तो वो इन सर्विस एजुकेशन की हेल्प के द्वारा और अपने आप को स्किलफुल बना सकता है। लास्ट में जो हमने इन सर्विस एजुकेशन में देखा था, हम उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि किन किन चीज़ों से मिलकर इन सर्विस एजुकेशन को प्लान किया जाता है। हमने उसमें देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन में 4 कंपोनेंट्स हमने देखे थे। पहला था ओरिएंटेशन, दूसरा था स्किल ट्रेनिंग, तीसरा था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और लास्ट था कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो कि चौथा कंपोनेंट है इसका। हमने लास्ट वीडियो में ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी कि ओरिएंटेशन क्या होता है, किस तरह के उसके पर्पज़ होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसमें हमने देखा था कि ओरिएंटेशन का मतलब है जब एक नया एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या स्केड्यूल रहते हैं वहाँ के, क्या स्टाफिंग पैटर्न रहता है, उन सभी के बारे में जानना एक नए एम्प्लॉय के लिए ओरिएंटेशन कहलाता है। जो सेकंड कंपोनेंट है स्किल ट्रेनिंग, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्किल ट्रेनिंग क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं स्किल ट्रेनिंग। है स्किल इज ए ग्रेट एबिलिटी। स्किल का मतलब होता है दक्षता या क्षमता, तो यह आपकी एक विशेष योग्यता होती है। द स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स हाउ एंड वाई टू द न्यू एम्प्लॉयर इन कैरिंग आउट द असाइंड फंक्शन। स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है हाउ एंड वाई, कैसे होगा और क्यों किया जाएगा, टू द न्यू एम्प्लॉयर, जो एक नया कर्मचारी है, नया जो एम्प्लॉय है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अभी सेटअप में आया है, जो कि इन्वॉल्वमेंट जिसने लिया है, उसके लिए स्किल ट्रेनिंग हाउ एंड वाई के जो ऑप्शंस हैं उसके लिए हेल्पफुल होती है। इन कैरिंग आउट द असाइन फंक्शन, जो फंक्शन उसके लिए असाइन हुए हैं, यानी कि उसे जो फंक्शनिंग करनी है वो कैसे होंगे और किस तरह से किए जाएंगे, उसके बारे में प्रॉपर जान लेना और अपनी स्किल्स को बढ़ाना ही स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन टू न्यू एम्प्लॉय, प्रोवाइडिंग क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन गुड नर्सिंग केयर एंड गुड वार्ड मैनेजमेंट। अगर हम इसको मेडिकल पर्सनल के तौर पर देखें, एक नर्सिंग पर्सनल के तौर पर देखें, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन और स्किल ट्रेनिंग का जो महत्व है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है टू न्यू एम्प्लॉय, एक नए कर्मचारी के लिए, प्रोवाइडिंग क्लोज रिलेशनशिप, वो एक रिलेशनशिप स्थापित करती है, प्रोवाइड करवाती है बिटवीन गुड नर्सिंग केयर, एक तो बेस्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जाए, एंड गुड वार्ड मैनेजमेंट, और एक नर्सिंग पर्सनल के तौर पर आप अपने वार्ड को अच्छे से मैनेज कर सकें, उसके बीच में क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवाना स्किल ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस है। स्किल ट्रेनिंग हेल्प्स द न्यू एम्प्लॉय टू डेवलप न्यू नॉलेज एंड स्किल। स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से एक नया जो एम्प्लॉय है वो अपने अंदर नई नॉलेज को डेवलप कर सकता है एंड स्किल, और नई स्किल्स उसके अंदर अपग्रेड हो सकती हैं। रिक्वायर्ड टू डू पर्टिकुलर टास्क, जो काम उसे करना है उसके लिए नई नॉलेज लेना और अपने आप को स्किलफुल बनाना, ये आपको उस न्यू एम्प्लॉय को स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं स्किल ट्रेनिंग के, किस उद्देश्य के लिए स्किल ट्रेनिंग की जाती है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इट इन्हेंसेस द एम्प्लॉय स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग परफॉर्मेंस। ये एक एम्प्लॉय की वर्किंग परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड है, यानी कि किस आधार पर एक व्यक्ति काम करता है, नया कर्मचारी काम करता है, उसको इन्हेंस करती है, यानी कि उसको और बढ़ाती है, मतलब एक व्यक्ति को अपग्रेड करती है। इट लेसन्स द डायरेक्ट सुपरविजन नीडेड बाय द एम्प्लॉयर। स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से, क्योंकि जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका काम होता है आपको सुपरवाइज करना, ऑब्जर्व करना कि किस तरह से आप काम कर रहे हो, तो जब आप स्किलफुल हो जाते हैं तो आवश्यकता नहीं होती है कि कोई सुपरवाइज़र आपके ऊपर अथॉरिटी की तरह आकर आपको सुपरवाइज करे, आप खुद अपने आप में स्किलफुल होते हैं। इसलिए इट लेसन्स द डायरेक्ट सुपरविज़न, यह डायरेक्ट सुपरविज़न को कम कर देती है नीडेड बाय द एम्प्लॉयर, जो कि जो नियोक्ता है, जिनके पास आप काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको नियुक्त किया है,
उनको डायरेक्ट सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पर है जब एज ए न्यू एम्प्लॉय आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करते हैं तो आपके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों के बीच में फ्रिक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, या फिर आपका जो जॉब प्लेसमेंट है, आपका जो वर्किंग क्राइटेरिया है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो जब आप स्किलफुल हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। द आंसर ऑफ हाउ एंड वाई इज़ हियर। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स द जॉब सेटिस्फेक्शन। आप अपने काम से संतुष्ट होते हैं क्योंकि आप स्किल्ड होते हैं, तो गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रोवाइड्स टू परफॉर्म करेक्ट मेथड। जो भी काम आपको दिया गया है, जो टास्क आपको दिया गया है, उसको करेक्ट मेथड के साथ आप परफॉर्मेंस देते हैं उसमें। लेसन द रॉन्ग मेथड। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि गलतियों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, तो रॉन्ग मेथड को और कम किया जा सकता है स्किल ट्रेनिंग की सहायता से। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई। जो भी टास्क आपको दिया है उसमें वो काम कैसे किया जाएगा, किस तरह से होना है, क्या क्या काम आपको करना है और क्यों करना है, क्या पर्पज़ है, उन सभी सवालों के जवाब आपको स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से मिल जाते हैं। ये आपने देखा कि स्किल ट्रेनिंग क्या होती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट था ऑर्गेनाइजेशन का इन सर्विस एजुकेशन में, वो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आज का जो नया जो ट्रेंड है उसमें आप केवल एक एम्प्लॉय के तौर पर ही काम नहीं करते हैं। जब आप वेल स्किल्ड होते हैं तो एज ए मैनेजरियल जो रोल होते हैं आपके, एज ए लीडर जो रोल होते हैं, उनका क्राइटेरिया भी बहुत बढ़ जाता है। मेडिकल पर्सनल हों या नर्सिंग पर्सनल के तौर पर भी आप एज ए मैनेजर जो रोल होते हैं वो आप अदा करते हैं। इसलिए लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन सर्विस एजुकेशन के भी बहुत ही प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ये देखते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है एक एम्प्लॉय के लिए और एक इन सर्विस एजुकेशन के पार्टिसिपेंट के लिए। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स। लीडरशिप और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि द नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन, क्योंकि अब नर्स से आशा की जाती है कि वो जो अपने काम करे, जो फंक्शन करे विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स, वो अपने अन्य साथियों के साथ, जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ उन्हें काम करना होता है। हर कॉम्पिटेंस इन सच एरियाज, उनका जो वर्किंग परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है। विशेषतर जो एरियाज हैं वो ये हैं, इन राइटिंग केयर प्लान्स। एज ए नर्स यू शुड मेक द केयर प्लान्स। कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंसेस जो हैं जिससे कि आप और ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं, लोगों की बातें आप तक पहुंच पाती हैं, आपकी बात लोगों तक पहुंच पाती है। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं उसके लिए। गिविंग ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स देने के लिए, सुपरविज़न के लिए, एंड डायरेक्टिंग नॉन प्रोफेशनल स्टाफ। और जो आपके साथ आपका जो एसोसिएटेड स्टाफ है, जो कि नॉन प्रोफेशनल्स है, आप जो काम करते हैं उसमें वो आपका सहयोग करते हैं लेकिन डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। विल बी लार्ज मीजर्स, उनका भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। विच डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ द नर्स, जो कि निर्धारित करते हैं कि एक नर्स की जो सक्सेस डिग्री है वो क्या है। इन ए चार्ज एज टीम लीडर, और साथ ही साथ एक नर्स के लिए जो टीम लीडर का जो रोल होता है उसमें इन सभी में उस नर्स की कॉम्पिटेंसी को असेस किया जाता है कि क्या वो टीम लीडर के तौर पर अपने आप को सही तरीके से दिखा सकती है या नहीं, अपना काम एज ए टीम लीडर वो कर सकती है या नहीं। और उसका फ़ायदा आपको इन सर्विस एजुकेशन में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के तौर पर मिलता है। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इन सर्विस एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन में आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो देखते हैं। प्रमोट्स गुड मॉरल। देखिए, जब आप एज ए टीम लीडर रोल करते हैं, रोल निभाते हैं, तो आपके जो मोरल हैं, जो कंडक्ट हैं, वो प्रमोट होते हैं, क्योंकि आपको जो प्रोफेशनल कंडक्ट है उनके बारे में जानकारी मिल पाती है और आप और ज़्यादा अपने आप को स्किल्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एड इन रिड्यूसिंग कॉस्टली टर्नओवर इन टॉप पोजीशन, क्योंकि जब आप एज ए लीडर अपना रोल अदा करेंगे तो आपको किसी डायरेक्ट सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है, और टॉप पोजीशंस पर जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है उनकी कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद मैनेजर हैं, आप खुद टीम लीडर का रोल अदा कर रहे हैं। लेवल अप एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, आप जो काम करते हैं, आपकी जो सर्विसेज आप देते हैं, उनके एप्रिसिएशन के लिए, यानी कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ़ हो, आपके काम की तारीफ़ हो, उसके स्तर को और बढ़ाया जा सकता है। लेसन अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविज़न, जो मैंने बात अभी की थी कि टॉप पोजीशन पर जो
मैनेजरियल रोल हैं या डायरेक्ट सुपरवाइज़र के जो रोल हैं उन्हें कम किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। ये पर्पज़ हैं जिनकी वजह से लीडरशिप और मैनेजमेंट को इन सर्विस एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है। लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपोनेंट था वो था कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। ये उसी का हिस्सा है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन का मतलब है कि मैं चाहे सर्विस में हूँ, चाहे एज ए एम्प्लॉय कहीं वर्किंग करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं अपनी एजुकेशन को मैं कंटिन्यू करूँ। दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूइंग ऑफ एजुकेशन। तो ये देखते हैं, इन सर्विस एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन कंटिन्यूइंग एजुकेशन का ही एक हिस्सा है। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको परिभाषित अगर हमें करना है, दोज एक्टिविटीज़ विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द नर्सेज डेवलपमेंट, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि नर्स के डेवलपमेंट में योगदान दें। इन द एरियाज, किन क्षेत्रों में, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। एक नर्स की नॉलेज को बढ़ाने में, नर्स की स्किल्स को अपग्रेड करने में और प्रोफेशनल एटीट्यूड लाने में, ये नर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, क्योंकि चारों आपने कंपोनेंट्स देखे किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनता है इन सर्विस एजुकेशन का, तो जब इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है फॉर द सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र है उसके लिए, टू बिकम फैमिलियर, कि आपको फैमिलियर होना होगा, यानी कि आपको और जुड़ाव महसूस करना होगा विद द पॉलिसी ऑफ द एजेंसी एंड इट्स गोल्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा अब आप हैं, जिस एजेंसी का हिस्सा आप हैं, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, किस तरह की नीतियां हैं, किस तरह की टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, स्टाफिंग पैटर्न है, या वहाँ की और जो भी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, उन सब के बारे में आपको फैमिलियर होना है। एंड इट्स गोल्स, और उस एजेंसी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या क्या हैं, तब आप एक इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप कर पाते हैं। ये बात थी ऑर्गेनाइजेशन की, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम की। नेक्स्ट जो अब हम इसमें देखेंगे वो है प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग एन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। किस तरह से हम इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए क्या सिद्धांत दिए गए हैं, किन प्रिंसिपल्स की हेल्प लेकर आप एक इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए मैंने बीच में कॉलम बनाया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, और साथ में इसके चारों ओर प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, लिखा हुआ है स्टार्ट विद मोस्ट डिस्टर्ब। इसका मतलब है इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो आप करें वो करें कि आपके सामने सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आपको क्या करता है, यानी कि कहाँ पर आपके एफर्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। द सेकेंड वन इज सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होगा तो फ्रिक्शंस क्रिएट होंगे, और उसको सही करने के लिए आपको अपना स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आसान बनाना होगा, सिंपल बनाना होगा, ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए कि क्या प्लान है आपका। द नेक्स्ट इज वन थिंग एट ए टाइम। देखिए बहुत सारी चीज़ें जब एक एम्प्लॉय एक साथ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है तो शायद सभी में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता। तो वन थिंग एट ए टाइम, एक समय पर एक ही काम कीजिए, एक समय पर एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। नेक्स्ट, सिंपल एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। सिंपल तरीके से हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी अवधि के जो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको एवेल्युएट कर पाना उतना ही टफ होता है। छोटे गोल होंगे और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होंगे तो उसमें आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको आप ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव टाइम टू टाइम। निश्चित समय रखिए, अपने मैनुअल का टाइम निश्चित रखिए, अपने स्ट्रक्चर का, अपने करिकुलम का टाइम निश्चित होना चाहिए, और टाइम टू टाइम मतलब रूटीन आधार पर उस काम को आपको करना चाहिए, जो टास्क आपके हैं उन्हें आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है मूव स्टेप बाय स्टेप। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको जो सिंपल चीज़ें हैं उन्हें पहले लेना है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशन की तरफ, कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ आपको बढ़ना है। द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसके लिए द फर्स्ट यूनिट इज योर प्लानिंग। प्लानिंग में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो जो प्लान आपने बनाया हुआ है
ज़रूरी नहीं है कि उसी आधार पर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि आपने प्लानिंग की थी। तो जब आपके सामने कोई कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके लिए आप अपना बैकअप प्लान जरूर रखें। बैकअप प्लान रखना ही फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड द लास्ट इज वर्क विद पर्सनल। आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं, आपको आपकी टीम एक बनानी होगी, टीम मेंबर्स के साथ आप काम करेंगे तो लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, ये भी एक प्रिंसिपल है। तो ये जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, स्टार्ट विद मोस्ट डिस्टर्बिंग कंडीशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वन थिंग एट ए टाइम, सिंपल एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, गिव टाइम टू टाइम, मूव स्टेप बाय स्टेप, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम एंड वर्क विद पर्सनल। ये सभी प्रिंसिपल्स आपको इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप करते समय ध्यान में रखना है और इन सभी को इंक्लूड करना है। तो आज के वीडियो में आपने ऑर्गेनाइजेशन देखा था, जिसमें आपने स्किल ट्रेनिंग देखी, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और कंटिन्यूइंग एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा। और लास्ट में हमने आज किसी भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर आप प्रोग्राम डेवलप करेंगे, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम के मेथड्स क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।